पढ़ रही थी, तो उसमें ऐसा था कि लड़की की शादी की ज़िम्मेदारी फादर को इसलिए दी गई है क्योंकि अक्सर माँओं की जेलसी भी अपनी बेटियों से हो जाती है। इनफैक्ट माँओं की जेलसी ऑनरेबल जेलसी नहीं मानी जाती, तो इसलिए रब ने ये इख्तियार बाप ही को दिया है कि लड़का तुम चूज़ करो या ये वो है। तो एक तरीके से कुरान भी ये चीज़ वैलिडेट कर रही है कि औरतों की दुश्मन औरतें ही हो जाती हैं, क्योंकि अपने खून, अपने ही एक परिवार में भी औरतें दूसरी औरतों से जेलस करती हैं, बहनें एंड मतलब सिस्टर्स और मदर्स और डॉटर्स। बट इन सब में बाबा जी मैं इस चीज में कंफ्यूज्ड हूँ कि मर्द या बाप या भाई क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी या वो स्पिरिचुअल मेच्योरिटी नहीं दिखाते गॉड की टीचिंग्स के साथ कि तुम ये जेलसियां क्यों कर रही हो। जैसे आपने समझाया कि औरतों को स्टेप लेना चाहिए, वो सेंसिटिविटी दिखानी चाहिए दूसरे औरतों औरतों के प्रति, लेकिन फिर मर्द कहाँ पे स्टेप अप करेंगे? क्योंकि आपकी बातें भी सुन के और जब मैंने पढ़ा मुझे ऐसा लगा कि स्पिरिचुअली फर्स्ट स्टेप लेने की जिम्मेदारी हमेशा औरतों पे ही फर्स्ट क्यों चढ़ती है? क्या ये इसलिए है कि हम में मेजोरिटी ज्यादा है, इसलिए हमसे, या नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। औरत पे इसलिए ज्यादा है कि औरत अपने बच्चे को मर्द से ज्यादा टाइम दे पाती है। औरत एक रूट है, इस रूट से पौधे ने उगना होता है, जन्म लेना होता है। तो जो रूट है ना, जो जड़ है ना, जड़ ज्यादा असर रखती है, जड़ ज्यादा इफेक्ट करती है उस पौधे के ऊपर जो पौधा बन के बाद में सोसाइटी का एक हिस्सा बनता है। हर मर्द जिसके रवैये के ऊपर किसी को इतराज है, वो मर्द किसी ना किसी दिन किसी औरत की गोद में एक अनब्लैंक चेक था, और उसके ऊपर उस औरत ने जो तहरीर किया, कल को वो बहुत सारी औरतों को पढ़ने को मिला। तो इनिशियल कहीं ना कहीं उसकी लाइबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा औरत के ऊपर आती है। औरतें अगर ठीक ना हो, मर्द सारे के सारे ही संत हो जाएं, ऋषि हो जाएं, मुन्नी हो जाएं, फकीर हो जाएं, हाजी हो जाएं, आप सोसाइटी नहीं ठीक कर सकते। ये याद रखें, सोसाइटी को हमेशा औरतें ठीक करती हैं। दुनिया के अंदर जिस कौम ने भी एक अच्छी सोसाइटी बनाई है ना, उसके पीछे रोल और क्रेडिट जो है वो औरत का होता है। औरत के बनाने से सोसाइटी बनती है, औरत मर्द को मर्द बनाती है, उसकी कारीगरी औरत के हाथ में होती है। अगर कोई पति अपनी पत्नी को जलील कर रहा है, अपनी बहन को जलील कर रहा है, अपनी बेटी को जलील कर रहा है, तो इसके ऊपर लिखाई किसने करी है? कौन था लिखता रहा इसके ऊपर? वो भी तो कहीं कोई एक औरत ही थी ना, उस वक्त भी तो वो किसी औरत की गोद में ही था ना। अगर उस वक्त उस औरत ने इसको उठा के रब से बार बार ये दुआ की होती ना, मेरे रब तूने ये फूल दिया है, इसके दिल को भी फूल जैसा कर दे। मेरे रब तूने ये गिफ्ट दिया है, ये सोसाइटी के लिए बेहतरीन गिफ्ट बन जाए। मेरे रब तूने ये जो बच्चा दिया है ना, ये दूसरों के राइट और हकूक का ख्याल करने वाला बन जाए। मेरे रब जो तूने ये मुझे बेटा दिया है ना, ये नेशन का एक लीडर बन जाए। अगर इन दुआओं के साथ उसने अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग की होएगी ना, तो कल को वो किसी नारी को जूतियां नहीं मारेगा, कल को वो किसी नारी के ऊपर किडनैपरी के लिए हाथ नहीं डालेगा, कल को वो किसी के साथ बेगैरती नहीं करेगा। तो ये चीजें हम सब की जिम्मेदारी है। हम औरत को ना सिर्फ एक ही जगह पे जहां वो उसके ऊपर जुल्म हो रहा होता है ना, और मर्द अपनी ताकत की धौंस जमा रहा होता है ना, सिर्फ उस एक हिस्से को पकड़ के खड़े हो जाते हैं। उस मर्द को धौंस जमाने की सोच कहां से आई है? एक औरत का राइट मारने का ख्याल कहां से आया है? औरत अगर बस में घुसी है तो सारे मर्द खड़े क्यों नहीं हो गए? क्यों नहीं खड़े हुए? कि घर में कभी मां के लिए खड़े हो तो खड़े हो ना। अगर मां के लिए ही वो नहीं खड़े हुए तो वो दुनिया की किस औरत के लिए खड़े होंगे? औरत अगर पांव रखे बस के अंदर तो सारी की सारी सीटों के ऊपर बैठे हुए मर्दों को खड़ा हो जाना चाहिए, और हर मर्द की यह सोच होनी चाहिए कि सबसे पहले इस आने वाली औरत को मैं सीट दूंगा। यह रवैया क्यों नहीं आता? ये किसने देना है? मां कहां थी उसकी जिस वक्त मां के हाथ में ये पल रहा था ये मर्द?
ये सारे मर्द जो बैठे हुए हैं, इन सब के पीछे इनकी माएं बैठी हुई हैं। अगर उन माओ ने इनको ऐसा मर्द बनाया होता कि बेटे तुम्हारी आंख के सामने जब भी कोई नारी आ जाए, तुम उसको एज के हिसाब से या मां समझना या बहन समझना या बेटी समझना, ये टीचिंग दी हुई होती, तो फिर किसी औरत को बस में बैठते हुए दिक्कत क्यों होती? फिर उसको परेशानी क्यों होती? फिर उसके बैग उठाने वाले भी 10 मर्द खड़े होते ना, उसका सामान भी अंदर रखने वाले होते ना, उसको बहन और बेटी की तरह उतारने वाले भी होते ना। ये चीजें क्यों नहीं आई सोसाइटी के अंदर? कहीं ना कहीं तो गैप रह गया हमारी सोसाइटी बिल्डिंग के अंदर, कहीं तो माइंड बिल्डिंग के अंदर गैप रह गया ना। जो असल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एक पेरेंट की, वो तो निभाई नहीं, और बाद में उसी बच्चे को लेकर हम काउंसलिंग के लिए जनाब बड़े बड़े प्रोफेसरों के पीछे जो है 20-20 हजार रुपया काउंसलिंग की फीसें पे कर रहे होते हैं। उस वक्त की काउंसलिंग कुछ नहीं कर सकती। जब आपने उसके माइंड को इतना सख्त कर दिया है, इतना वो हार्ड कर दिया है, अब आप उसको चाहते हैं कि उसके अंदर फूल की नरमी आए, अब नहीं आने लगी। जो टाइम है उस टाइम पे राइटफुल एक्शन लिया जाएगा तो उसके अंदर एक नक्श उभरेगा। अगर राइटफुल एक्शन आप राइट टाइम पे नहीं लेते हैं तो बाद में आप नक्श बनाने की कोशिश करते रहे। ये ड्राइंग वाले भी जानते हैं कि बाद में कभी क्ले के ड्राई होने के बाद नहीं उसके अंदर कोई चीज बनती, उस टाइम पे बनती है जब वो टाइम होता है। तो ये सारी चीजें, ये कंबाइंड लाइबिलिटीज हैं, ये कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ये बापों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को ये चीज बताएं। अगर बाप ने बेटे के सामने अपनी मां के लिए खड़ा होकर दिखाया होएगा ना, तो कल को ये भी अपनी मां के लिए खड़ा होएगा। अगर बाप ने ये मत नहीं दी, एक बार एक डेराडून के सरदार जी मुझे मिले, तो पता है की कहने लगे, विनोद जी मैं जरा अपने पुत ਨੂੰ ਜਦੋਂ मेरा पुत 12 साल का होया तो मैं पहला पैक अपने पुत दे नाल मैं पीता सी। मैं क्या कंजर ने बाहर भी तो जाके किसी नाल पैक लेना ही है ना, तो क्यों ना पहला पैक अपने पिता दे नाल लवे ताकि सारी जिंदगी इन्हू याद रहे कि पहला पैक मैं अपने प्यो नाल लिया सी। अब क्या करें ऐसे बाप का जिसको इतनी हया नहीं है, इतनी लज्जा नहीं है, इतनी शर्म नहीं है, और वो प्राउडली बता रहा है कि विनोद जी पुत दे नाल पहला पैक मैं लिया ताकि मेरा पुत सारी उम्र याद रखे कि मेरे प्यो दे नाल बैठ के मैं पहला पैक लिया सी। अब ऐसे बच्चों से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सोसाइटी के लिए वेरी यूजफुल पर्सन बने, माओ बहनों को रिस्पेक्ट देने वाले बने, दारू के अंदर नशे में आके किसी के खिलाफ गलत ना बोलने वाले बने। इज इट पॉसिबल? जब घर से पिता ने ऐसी सोच दे दी, ऐसी ठाट दे दी, ऐसा बिहेवियर दे दिया, ऐसा कल्चर दे दिया, तो फिर बाहर आपकी सोसाइटी राग बांस बजाती रहे ना, उनकी बंसरिया वो बच्चा नहीं सुनेगा, बाप की बंसरिया पहले असर लेगी। तो हम सारे के सारे, पूरी की पूरी सोसाइटी एज ए होल रिस्पॉन्सिबल है। हम में से हर बाप को, हर मां को, हर बहन को, हर भाई को, हर बहू को, हर फादर इन लॉ को, हर मदर इन लॉ को, हर एक रिश्ते को अपने अपने रिश्ते की इंपॉर्टेंस में रहते हुए सोसाइटी को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। हम सब जब दूसरों को रिस्पेक्ट देने की बात करेंगे, दूसरों को ऑनर देने की बात करेंगे, इज्जत देने की बात करेंगे, दूसरों के राइट अदा करने की बात करेंगे, तो ऑटोमेटिकली सबके राइट अदा हो जाएंगे। हम में से हर एक ने एक ही बांसुरी पकड़ी हुई है, मेरा ना ते मात हैगा, ना पिता हैगा, ना टीचर मेरा ख्याल करता है, ना मेरा कोई फ्रेंड ख्याल कर दे, मेरा तो कोई भी ख्याल नहीं करता, मैं तो चढ़न दिया फांसी दे फंदे थे, ओ गया डिप्रेशन च, ओ मर गया। आज ही सोसाइटी तो हमारी मरने के ऊपर आई हुई है। क्यों ये डिप्रेशनें आ रही हैं सारे लोगों को? क्यों एज ए होल हमारी पूरी सोसाइटी जो है वो इस अंधेर नगरी में डूब रही है? हमें कोई रोशनी की किरण ही नहीं दिखाता। और रोशनी की किरण कहां से फूटेगी, किधर से आएगी, कौन दिखाएगा? इस कायनात में रोशनी सिर्फ एक ही जगह से फूटती है और वो कांसेप्ट ऑफ गॉड से फूटती है। इसके अलावा रोशनी हो ही नहीं सकती। चाहे आप 10,000 वोल्ट के 1,00,000 बल्ब लगा दें, आप रोशनी नहीं कर सकते। दिलों की रोशनी खुदा की याद के अंदर है, इसके अलावा कहीं और से दिल रोशन हो ही नहीं सकता। तो कंसेप्ट ऑफ गॉड के ऊपर तो हमारे पंडितों की जान निकल जाए, हमारे ऋषि मुनि मर जाएं, उनकी तो दुकानें बंद हो जाएं, फिर उनको कौन पूजा के लिए, पाठ के लिए, उपाय के लिए घर पे बुलाएगा? अगर उन्होंने खुदा के बारे में बताना शुरू कर दिया, लोगों को खुदा से जोड़ दिया, तो इनके चरणों को कौन धो धो के पिएगा? अब
किस तरफ से बंदा सोसाइटी को पकड़े और किस पॉइंट से पकड़े, ये एक छोटी सी एफर्ट है इस प्लेटफॉर्म पे, वो विनोद करता रहेगा। आगे इस एफर्ट को मेरा रब ही रंग लगाएगा, ना जाने कितना और टाइम लगेगा और किस तरीके से होएगा, इस चीज का फैसला सिर्फ ऊपर वाला मेरा रब कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। आप सब भी दुआ कीजिए।